हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन 15 मिनट्स, जहाँ पे कुछ ही मिनटों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो आपकी प्रीलिम्स में और मेंस में हेल्प कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू शुड हैव अ नोटबुक बाय योर साइड बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको हाईलाइट करवाने वाला हूँ सो दैट यू कैन नोट डाउन दोज थिंग्स। यू शुड हैव अ नोटबुक रेडी विद यू। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और don't forget to press the like button as well because this session is really going to be fruitful for you। तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू स्किप बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द कोविड पैंडेमिक हैज बीन मिसहैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो बजट में ही दिख गया था। तो बजट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। बजट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बट बजट में जो प्रोविजन है कोविड का 35,000 एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक्चुअली कुछ था ही नहीं। दिस इज व्हाट द कमेंटेटर ऑथर इज सेइंग दैट इट वाज जीरो अमाउंट। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेकेंड वन, अ मैटर ऑफ कंसर्न, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोविड स्ट्रेन से रिलेटेड, इंडियन वेरिएंट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। The third one, evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay। GS2 और GS3 से important से related important discussion है, important editorial है, जहाँ पे हम security dynamics को reevaluate करेंगे कि इंडिया का जो approach है वो किस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए so that China can be managed better। So you can see that this standoff offers New Delhi key lessons। क्या lessons हैं in managing the strategic competition with China, अगर हमको चाइना को सक्सेसफुली हैंडल करना है तो। अगले पेज में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म। सो इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं जो ऑथर हैं कि जितने भी क्राइसिस होते हैं इस तरीके के, बहुत बड़ा क्राइसिस है कंट्री में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, एथिकल क्राइसिस है, बाय द वे कंट्री में मॉरल क्राइसिस भी है। तो सारे के सारे इस तरीके के क्राइसिस रिफॉर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होते, ये आर्ग्यू कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसमें GS3 से लिंकेज बन जाता है, तो हम ब्रीफली उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हाउ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर GS2। एंड देन वी हैव बंगाल एंड व्हाट इट मीन्स फॉर बीजेपी पॉलिटिकल आर्टिकल्स विच इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न फर्स्ट आर्टिकल से, जिसमें ये बोल रहा है कि न्यू वेरिएंट्स डोंट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बट कीप पीपल अलर्ट। तो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स हमेशा ऐसा नहीं है कि वो चेंज होना चाहिए या पूरा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में, बट एटलीस्ट द पब्लिक अथॉरिटी शुड कीप द पीपल अलर्ट, विच इन द केस ऑफ इंडिया डिड नॉट हैपन। बिकॉज इंडिया के केस में जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसको इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ ने उसको इग्नोर किया। उनको इन्फॉर्मेशन पता भी थी तब भी उन्होंने पब्लिक को बताया नहीं, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया और जिसकी वजह से जो कोविड सिचुएशन है इट बिकेम फ्रॉम बैड टू वर्स इन द कंट्री। तो जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है लोगों को अवेयर करवाना, की पीपल अलर्ट। दिस इज व्हाट इज द बेसिक प्रेमिस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। बहुत ज़्यादा तो कुछ नया नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, PT के लिए इंपॉर्टेंट होगा, विच इज़ अ कपल ऑफ फैक्ट्स। सो आई होप यू हैव द नोटबुक हैंडी विद यू, फटाफट नोट कर लीजिए। द इंडियन वेरिएंट B1617, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। दिस इज द इंडियन वेरिएंट। ओके, दिख नहीं रहा? आई होप इट इज बेटर नाउ। दिस इज द इंडियन वेरिएंट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं PT में दैट B1617 is related to what? Is it some flight? Is it some GMO, genetically modified organism, or is it a strain of coronavirus which is the Indian variant? Yes, so this is the answer. तो आपको पता होना चाहिए। It has been categorized as variant of concern। variant of concern categorize कर दिया है WHO ने, and variant of concern का मतलब एक्चुअली उस पर ज़्यादा रिसर्च चाहिए बिकॉज ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में या इंडिया में जो और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं बिकॉज उसने म्यूटेशन कर दिया है वायरस ने, और जब वायरस म्यूटेंट बन गया है तो रैपिडली वो अपने को रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। और जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स का भी क्या इम्पैक्ट है उस पर्टिकुलर वेरिएंट म्यूटेंट वायरस में वो देखना पड़ेगा, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन उस पर्टिकुलर वेरिएंट पे, म्यूटेंट पे, स्ट्रेन पे काम करे ही करे। तो ये जो
सिचुएशन है दैट लीड्स WHO टू label a particular variant as variant of concern. A classification which will now prompt greater international scrutiny of those who test positive overseas. So जिस तरीके से कुछ महीने पहले यूके की वेरिएंट की बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की बात कर रहे थे, और इंडिया में काफ़ी एक एंग्जाइटी थी कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं यूके और साउथ अफ्रीका से, उनकी ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही। तो इस तरीके से अभी इंडियन जो वेरिएंट है उसने काफ़ी कंसर्न कर दिया, और बाकी कंट्रीज़ भी काफ़ी विजिलेंट हो गए हैं। इंडियन जो पैसेंजर्स हैं उनको नहीं अलाउ कर रहे वहाँ पे। इनफैक्ट आपने सुना होगा यूएई वगैरह कैसे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। बट नॉनदलेस लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। B1617 has been categorized as the VOC. यूके का वेरिएंट कौन कौन सा है इसके अलावा? So you can see that only 3 other than the B1617 इंडिया का जो वेरिएंट है, they have been categorized as VOC. तो एक तो इंडियन वेरिएंट हो गया, और 3 और स्ट्रेन्स हैं, वो कौन कौन से हैं? यूके का है, प्लीज नोट इट डाउन, B117, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है B1351 एंड ब्राजीलियन वेरिएंट P2. सो मैच द फॉलोइंग तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लस ये तो हो गए वेरिएंट्स की बात, इंडियन वेरिएंट देख लिया कौन सा है, और बाकी 3 वेरिएंट देख लिया, यूके, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अब एक और बॉडी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जा सकता है, विच इज इंसाकॉग। इंसाकॉग क्या? इट्स अ कंसोर्शियम, इट इज अ कंसोर्शियम, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शिया, विच इज looking into these new types of strains जो genome sequencing कर रहे हैं, and these are 10 laboratories that have come together, Indian laboratories, which are doing more research on the mutants, like double mutant की बात कर रहे हैं, even triple mutant की बात कर रहे हैं कि कोविड जो स्ट्रेन है इंडिया में म्यूट कर गया है, दैट इज वाई इट स्प्रेड रैपिडली इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आई हैव गॉन टू द वेबसाइट, और इसमें जितना भी आपकी पीटी से इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो सारा का सारा दिया हुआ है। सो दीज आर 10 लेबोरेटरीज दैट हैव कम टुगेदर, 10 लेबोरेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इकट्ठी हो गई हैं, साथ आ गई हैं, और साथ मिलकर काम कर रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में, जो इंडियन वेरिएंट पे की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो इंडियन जीनोम की और इंडियन वेरिएंट की, और उसी हिसाब से हम रिमीडियल मेजर्स ले पाएँ, किस तरीके से लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, प्लस किस तरीके से वैक्सीनेट करवाना है, वैक्सीन भी उसी तरीके से डेवलप करेंगे जैसे हमको जीनोम सीक्वेंस में देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली वी विल फ्रेम दैट रिस्पॉन्स। सो दैट इज व्हाई दिस इंसाकॉग वाज formed, and when it was established on this particular date, 18/1/21, established by Ministry of Health and Family Welfare and Department of Biotechnology, consortium of 10 national laboratories। कौन कौन सी labs हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, and what it is responsible for I have already told you. Now let's move to the second article of the day. I hope that you have noted it down, that is like something really important. Let's move on to the second article of the day, which is relevant for us, which is evaluate the Ladakh crisis, keep China at bay. So this is the article about it. ये आपके GS2 से लिंक्ड है, GS3 से भी लिंक्ड है, जो सिक्योरिटी apparatus है इंडिया का, और इसमें ये जो ऑथर हैं बोलते हैं कि जो स्टैंड ऑफ हुआ है इससे न्यू दिल्ली को कुछ लेसन्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज जो स्टैंड ऑफ है वो कहीं हमको डिसएंगेजमेंट देखने को नहीं मिलती है, दैट इज stalled, as he is saying, that is stalled, and China continues to reinforce its troops and talks have been fruitless. तो इस तरीके से कोई और कंट्री होता शायद ईजी होता किसी कंट्री को हैंडल करने में, बट चाइना है तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, वी डोंट रियली नो व्हाट गेम्स चाइना इज प्लेइंग, और बोलता कुछ और है करता कुछ और है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो कैसे हैंडल करना है वो इन्होंने बताया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ काम करने पड़ेंगे, अपने जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है उसको उसी हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको रिवैम्पिंग स्ट्रैटेजीज को रिवैम्प करना पड़ेगा, बिकॉज मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डिनायल आर मोर यूजफुल देन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन पनिशमेंट। जो पनिशमेंट वाली स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान ने इंडिया में हमला किया, अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड एंड इंडिया डिड सर्जिकल स्ट्राइक्स, सो दैट इज लाइक वेरी ईजी, बहुत स्ट्रेट रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट में। बट यहाँ पे जब डिनाइल की बात आती है, दिस इज लाइक मोर ऑफ इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे इंडिया को वो करना चाहिए, डिनाइल वाली जो सिचुएशन है वो करनी चाहिए, बिकॉज चाइना डिनाई कर देता है, चाइना इंडिया में एनक्रोच करता है,
वहाँ के सोल्जर्स आके हाथापाई करते हैं, वायलेंस होती है और बाद में सीधे सीधे बोलता है हमने नहीं किया, इंडियन सोल्जर्स हमारे अंदर घुसे हैं। एज सच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन ऑल्सो कि किसने पहला स्टेप लिया, राइट? तो ये जो कमेंटेटर हैं वो बोल रहे हैं इंडिया को भी ऐसा ही करना चाहिए, चाइना से थोड़ा असर्टिवली डील करना चाहिए, उनके एक्शंस को थॉट करना चाहिए। जो कैलाश रेंज में हमने कुछ पीक हाइट्स हैं, समिट्स हैं, उनको कैप्चर किया था अगस्त के महीने में, वैसा ही करना चाहिए और बाद में सीधे सीधे मना कर देना चाहिए कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, वी आर नॉट इनटू टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो इस तरीके से इंडिया को भी एक डिनाइल वाली स्ट्रैटेजी है जो चाइना बहुत अच्छे से यूज करता है, डिनाइल कार्ड। पहले परेशान करता है दूसरे को और फिर बोलता है हमने तो कुछ नहीं किया, वो उस कंट्री ने किया, हमको परेशान कर रहे हैं, वी आर द विक्टिम नॉट देम। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू। सो दिस इज द फर्स्ट सजेशन। द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल कॉस्ट। दैट अगर आप मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइना को इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर लेंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल में जाके हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे और वहाँ पे फाइट कर लेंगे, उससे ऐसा नहीं होता। बिकॉज चाइना का जो डिफेंस बजट ही है, यू कैन सी 3 to 4 times लार्जर देन इंडियाज डिफेंस बजट, 3 से 4 गुना। तो चाइना को तो मिलिट्रीली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनको ड्रेन आउट कर दोगे इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। कैसे उनको हैंडल करोगे? पॉलिटिकल कॉस्ट, पॉलिटिकली कॉस्ट बढ़ा दो कि हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन एट LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो सिचुएशन है उस पे हमारे जो डिपेंडेंट होंगे रिलेशंस। और कुछ टाइम पहले S जयशंकर ने भी कहा था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि ऐसा ही है कि हमारे जो सिचुएशन है, ताल्लुकात हैं, वो LAC पे डिपेंड करेंगे जैसी सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल कर रही है। सो पॉलिटिकली कॉस्ट बढ़ा दो आप रादर देन बॉयकॉटिंग देम और मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज मटेरियल कॉस्ट चाइना बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। इतना पैसा है चाइना के पास, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स इन फॉरेक्स। सो इट्स गॉट अ लॉट ऑफ मनी, इट्स गॉट डीप पॉकेट्स। बट पॉलिटिकल रिलेशंस में शायद चाइना 2 बार सोचे, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कहीं ना कहीं कि इंडिया पॉलिटिकली अलूफ हो जाए, बिकॉज चाइना ऑल्सो वॉन्ट्स इंडिया सपोर्ट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और तीसरा जो सजेशन है इनका, ये बोल रहे हैं इंडियन ओशन रीजन इज द की। दैट इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का हमेशा से ही डोमिनेंस रहा है, इंडिया का हमेशा से ही डोमिनेंस रहा है और उस डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहिए। यू कैन सी इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन द डोमिनेंट पावर एंड स्टैंड्स टू सीड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी इफ इट फेल्स टू आंसर द डिसिंगली रैपिड एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज मिलिट्री पावर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट line that we have from this particular paragraph, सबसे ज़्यादा important line है। It is saying that इंडिया का हमेशा से ही dominance रहा है because of our geographical location, but we stand to cede मतलब lose करना significant political influence अगर हम चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से रैपिडली चाइना एनक्रोच कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड इतना सारे पोर्ट्स बना रहा है अलग अलग कंट्रीज में, आइलैंड नेशंस में रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, तो हमको नुकसान है। हमारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे लगभग बराबर का पलड़ा है। तो पलड़ा ज़्यादा भारी किसी का नहीं दिखता। अगर चाइना ने 50,000 सोल्जर्स वहाँ पे मोबिलाइज कर दे तो इंडिया भी कर देगा, 1 लाख कर देगा, वो 2 लाख कर देंगे, हम 4 लाख कर देंगे। बट इंडियन ओशन रीजन में एक्चुअली जो गेम है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है और अभी भी एक वैक्यूम है जो फुलफिल होना है। अभी भी जो इक्वेशन है, अभी पॉलिटिकल इक्वेशन है, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन में, अभी भी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का पलड़ा बराबर है, अभी भी इंडिया का डोमिनेंस है, लेकिन चाइना बहुत रैपिडली इंक्रोच कर रहा है। उसको हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो हमको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के करना पड़ेगा। तो क्वाड की बात कर रहे हैं, क्वाड तो ऑलरेडी आपको पता है इंडिया बाकी कंट्रीज़ को एंगेज कर रहा है। सो इस तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। भाई उन्होंने ऑप्शंस के बारे में नहीं यहाँ पे बोला है, बट इट इज़ सेइंग दैट इंडियन ओशन रीजन इज की हमको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। ओके, अब आते हैं तीसरे आर्टिकल में जो बोल रहा है नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म्स। तो ये जो ऑथर है बोल रहे हैं द कॉल फॉर रिफॉर्म्स की एक पर्टिकुलर तबका है समाज का, सोसाइटी का, इंटेलिजेंसिया का, जो एक्सपर्ट्स का, वो बोल रहे हैं कि रिफॉर्म करो। 2021 में वही सिचुएशन आ गई है जैसे हमारी 30 साल पहले आ गई थी 1991 में। सो दिस ईयर मार्क्स 30 years ऑफ द लैंडमार्क इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो जैसी सिचुएशन 1991 में थी
उसी तरीके से क्राइसिस आज भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई है, लोगों की जॉब्स लूज हो गई हैं। तो हमारा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस तरीके से हो गया है कि जैसे कुछ सालों पहले था। तो अब गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि सिचुएशन बदल जाए, सो दैट द ग्राउंड इज प्रिपेयर्ड एंड इफ वी डू द रिफॉर्म्स वी कैन रैपिडली कैटापुल्ट आवरसेल्फ टू ग्रेट हाइट्स। तो ये जो ऑथर हैं उस चीज़ को निगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सिचुएशंस में क्राइसिस था, 91 में भी क्राइसिस था, 2021 में भी क्राइसिस है, बट डिफरेंस ये है कि 1991 का जो क्राइसिस था वो एंडोजेनस फैक्टर्स से था, जो इकोनॉमी रिलेटेड फैक्टर्स से था। द क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनस फैक्टर्स, दैट इज फैक्टर्स व्हिच वर ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम। सो विद इन द इकोनॉमी देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक द रिस्ट्रिक्टेड सॉर्ट ऑफ रिजीम दैट वी हैड इन इंडिया, और जो FDI वगैरह ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे और ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म था, सरकारी दबदबा ज़्यादा था, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा थी। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इकोनॉमिक प्लस ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर्स। बट अभी का जो क्राइसिस है वो एक्सोजेनस फैक्टर्स की वजह से है, दैट इज़ द फैक्टर्स दैट ले बियॉन्ड द इकोनॉमी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कोरोना पैंडेमिक है, इंडिया में कोरोना पैंडेमिक है, हेल्थ केयर की वजह से लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, उसकी वजह से उसका फॉल आउट इकोनॉमी में हो रहा है। इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ और चीज़ों की वजह से इकोनॉमी पे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों सिचुएशंस को 91 एंड 2021 को हम इक्वेट नहीं कर सकते, और इस वजह से जो रिस्पॉन्स भी है वो सेम नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स भी अलग अलग होना चाहिए और हमको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए अभी जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, रादर देन गोइंग फॉर फुल फ्लेज रिफॉर्म्स, बिकॉज ऐसे रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होंगे जो रीज़न कुछ और है। आप इकोनॉमी पे वर्कआउट कर लोगे, लिबरलाइज ज़्यादा कर लोगे, ज़्यादा लेट से प्राइवेटाइज कर लोगे और इस तरीके के फिजिकल स्टिमुलस वगैरह कर लोगे, बट जब तक कोरोना पैंडेमिक नहीं थमेगा इंडिया में, जब तक जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो नहीं कम होगा, जब तक लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, तब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, विच इज दिस, दैट हाउ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली। So this is related to your GS2. GS2 में vulnerable sections of the Indian society है, उसमें children is a very vulnerable section that we have. So here author has described the way in which adoptions are done in India. तो procedure बता रहे हैं, तो procedure तो obviously कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बट कुछ important facts हैं जो आपको पता होनी चाहिए चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड, बिकॉज जो आर्टिकल है वो इस स्लाइड में है कि अभी काफ़ी सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए हैं, दे हैव लॉस्ट बोथ देयर मदर्स एंड फादर्स, और कई सारे अनस्क्रपलस जो लोग हैं, जो प्रॉफिटियर्स हैं और जिस तरीके से अनएथिकल लोग हैं, वो बच्चों को सेल पे लगा रहे हैं, अडॉप्शन इलीगल अडॉप्शन पे उनको पुटअप कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ parents who genuinely want to adopt children, they are falling prey to such antics, because एक प्रॉपर तरीका है अगर आपको अडॉप्ट करना हो चाइल्ड का। सो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके थ्रू आपको जाना चाहिए, रादर देन जस्ट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, अरे बच्चा छूट गया पीछे और बच्चे को अडॉप्ट कर लो डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ये ओवरऑल उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट देर इज समथिंग दैट यू शुड नो विद रिगार्ड टू the vulnerable section that we have. This is important for your exam, आपको GS में mention कर सकते हो। As per UNICEF, India has over 30 million orphan and abandoned children. आप ये mention कर सकते हो एग्जाम में, this figure, this quote, if there is any question with regard to orphans in India and adoption process. The Juvenile Justice Law was enacted in 2015. तो जुवेनाइल जस्टिस बच्चों के लिए बनाया, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। The Juvenile Justice Rules of 2016 and the Adoption Regulations of 2017 followed to create the CARA. So CARA is the nodal body, the statutory body means Parliament ने body को frame किया है और इसके powers हैं, it has got certain powers because it is created by virtue of this law for the regulation, monitoring and control of all intra-country and inter-country adoption. जिसने भी country में अंदर आपस में विद इन द कंट्री ऑल द अडॉप्शन दैट आर टेकिंग प्लेस, लाइक वन इंडियन कपल अडॉप्टिंग एन ऑर्फन, तो यहाँ पे और इंटर कंट्री अडॉप्शन, लेट्स से NRI कपल है US में, दे आर चाइल्डलेस एंड दे वांट टू अडॉप्ट
एन इंडियन चाइल्ड, सो इंटर कंट्री भी वो कारा देखता है, ओवरसी करता है। अब कारा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट डाउन. Further, CARA is pivotal in granting a no objection certificate for the inter-country adoption. So, no objection certificate भी लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि inter-country adoption में आप directly अडॉप्ट कर लो, उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है, उनकी कंट्री में पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड India is also a signatory to the Hague Convention. So there was this Hague Convention on protection of children and cooperation in respect to inter-country adoptions that was signed in 1993. Hague आपको पता है कहाँ की कैपिटल है? Do let me know in the comments. So this is with regard to the safeguards of the rights of the children. उनके rights को safeguard करना ताकि ऐसा ना हो कि illegal adoption हो रहा है, inter-country adoption, और जो traffickers हैं और जो इस तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और पूरा एक अनएथिकल प्रैक्टिस बना दें उसको. तो इस तरीके से हेग कन्वेंशन है. एंड देन देयर इज द UN Convention on the Rights of the Child. Again, India is a signatory to that, and the UN Convention on Rights of the Child that was signed in 1989, which is about the certain rights of children, that is social, economic, political rights etc. So कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है वो इसमें दिया गया है. UN Convention on the Rights of the Child में इंडिया इज अ सिग्नेटरी. एंड चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है इस UN कन्वेंशन में? जितने भी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हों, दिस इज द डेफिनेशन एज पर दिस. तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज सम aspirant think that it is probably 16 years, but it's not 16 years at the international level. वहाँ पे भी 18 साल है, just like the definition is with regard to India. बाकी फिर प्रोसीजर बताया है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू मस्ट यूज इफ यू आर डीलिंग विद एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द वनरेबल सेक्शन, दैट इज ऑर्फन्स इन द Indian society, that is under GS2. That was all for the day. I will see you tomorrow with another set of analysis. Till then, take care.